हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दैट इज निम्बस करियर टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। दिस वीडियो इज कंटिन्यूशन ऑफ द थर्ड पार्ट। हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया था बेटा डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द सिलेबस एज वेल एज हमारे 2024 का जो पीजीटी बायोलॉजी का जो पेपर था, इसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। हम इस सीरीज़ में वही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक 2016 का पेपर अगर आपको इसी डेप्थ और इसी डिटेल डिस्कशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं नीचे कि सर 2016 का पेपर भी डिस्कस कीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए बेटा आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है यहाँ पे दैट एम्ब्रियो रेस्क्यू रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका नाम बोल रहा है बेटा एम्ब्रियो रेस्क्यू मींस एम्ब्रियो को रेस्क्यू करना। अब एम्ब्रियो को रेस्क्यू करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब अंडर द नेचुरल हैबिटेट, जब अंडर द नेचुरल हैबिटेट इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव और अदरवाइज विल बी डिस्कार्टेड बाय द नेचर इटसेल्फ। तो वहां पे हम क्या करते हैं? एम्ब्रियो को रेस्क्यू करते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं? एम्ब्रियो, इसका आंसर रहेगा बेटा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन दैट एम्ब्रियो आर एक्सरसाइज्ड प्रायर टू अबॉर्शन। ठीक है, जो कि नेचुरल में हो जाना था एंड ग्रोन इनटू द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो मींस यानी कि आर्टिफिशियल मीडियम पे उसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर पहला होना था। दूसरा, मेच्योर सीड्स आर कलेक्टेड एंड ग्रोन इनटू नर्सरी। नहीं सर, दिस इज सीड जर्मिनेशन। ये तो हमने सिंपल सीड जर्मिनेशन कर ली, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन सी, सिलेक्टेड सीड्स आर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन कोल्ड प्रिजर्वेशन। नहीं, दिस इज क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, दिस इज क्रायो प्रिजर्वेशन। ये सब चीजें भी आपको बेटा पता नहीं चाहिए। क्रायो प्रिजर्वेशन कहाँ पे होती है सर? लिक्विड नाइट्रोजन में। टेम्परेचर क्या रहता है इसका सर? -198 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट सोमैटिक। नहीं सर, ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दैट इज पहला ऑप्शन, embryos are excised prior to abortion and grown into the in vitro for the specific medium. ठीक है, next question. A plant breeder selects individual plants based upon its phenotype. अब बेसिकली एक प्लांट ब्रीडर है, उसने क्या किया? एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्लांट्स लिए एंड बेस्ड अपॉन देयर फिनोटाइप्स मींस वो दिखते कैसे, मिक्स्ड पॉपुलेशन से, द सीड्स डेवलप फ्रॉम दीज सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बल्क एंड आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द प्रोजेनी फॉर 5 to 6 years. द select द डिजायरेबल कैरेक्टर्स। ही इज फॉलोइंग द मेथड। अब आपसे पूछ रखा है कि एक फार्मर था, उसने क्या किया? एक खेत में गया, वहां पे उसने देखा कि मुझे ये 5-6 प्लांट्स चाहिए। ठीक है, उन प्लांट्स के उसने सीड्स लिए और उनको ग्रो किया अप टू 5 to 6 years। ठीक है, टू सिलेक्ट द डिजायर्ड ट्रेट। तो वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है? क्या वो मास सिलेक्शन फॉलो कर रहा है? क्या वो प्योर लाइन सिलेक्शन फॉलो कर रहा है? क्या वो पेडिग्री ब्रीडिंग फॉलो कर रहा है? क्या वो हिट्रोसिस फॉलो कर रहा है? तो इसका आंसर रहेगा बेटा दैट इज मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन इसका नाम बोल रहे हैं। बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ आप लोगों ने सिलेक्ट करके उसकी सिलेक्टिवली ब्रीडिंग करवाई। ठीक है, सिलेक्टिवली ब्रीडिंग करवाई, तो वहां पे इस मेथड को बोला जाता है मास सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन क्यों नहीं? बिकॉज इसमें आप एक ही कैरेक्टर को बार बार सेल्फिंग करके, सेल्फ पॉलिनेशन करके आप उसको एक स्पेसिफिक ब्रीड को एक उसमें लेके जाते हो, स्पेसिफिक इसमें ये करते हो। तो इसका आंसर ये नहीं रहेगा। पेडिग्री ब्रीडिंग, ये तो बेसिकली आपका पेडिग्री एनालिसिस की तरह होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, हिट्रोसिस, हिट्रोसिस मींस जब आपका एक जो प्लांट रहता है, इसको ये भी बोला जाता है जब आपका एक प्लांट रहता है दैट प्लांट शोज हाइब्रिड कैरेक्टर एज कंपेयर टू दैट ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि लेट्स से आपने 2 ड्वार्फ प्लांट्स को मिक्स कर दिया, तो उनकी जो हाइट है, वो जो हाइट है प्रोजेनी की हाइट है, वो पेरेंट से ऊपर निकल गई, दैट इज हिट्रोसिस। तो ये आंसर भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज मास सिलेक्शन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू द फैक्टर लोकेटेड। अब आपसे पूछ रखा है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये बेसिकली यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है, इन प्लांट्स इज ड्यू टू द फैक्टर लोकेटेड ऑन। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक CMS की बात कर रहा है, ये किसकी इस वजह से होता है? तो आंसर है इसका क्या? जीनोमिक DNA। नहीं सर, जीनोमिक DNA की वजह से तो जीनोमिक DNA तो आपका न्यूक्लियस के अंदर जाके होगा ना, उसको साइटोप्लाज्म से क्या लेना देना? अच्छा सर, mRNA। नहीं सर, मैसेंजर RNA का फंक्शन तो आपके पास क्या है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन? क्लोरोप्लास्ट DNA। नहीं सर, क्लोरोप्लास्ट DNA भी नहीं होगा, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट DNA का बेसिकली इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर रहेगा दैट इज बेटा डी ऑप्शन, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल DNA। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर CMS, दैट इज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the most sensitive technique used for detection of proteins? Now this is one interesting question. अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर रहेगा बेटा, पहले आंसर बताता हूँ। इसका आंसर रहेगा दैट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इसका आंसर रहेगा दैट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड
फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स। बात की जाए साउदर्न ब्लॉटिंग की, साउदर्न ब्लॉटिंग की, दिस इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डीएनए, ये आपको पता होना चाहिए। Southern blotting is used as a technique used for the detection of DNA, whereas northern blotting is a technique used for detection of RNA. तो ये हमारे पास ये रहते हैं ऑप्शन, देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बाकी ऑप्शंस को भी इन डिटेल में डिस्कस कर पाए। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ लिया जाए RNA की कौन सी टेक्निक होती है, तो आपको नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की टिक करना पड़ेगा वहाँ पे। डीएनए की पूछ ली, साउदर्न ब्लॉटिंग। ऑटो रेडियोग्राफी बेसिकली टैगिंग का मेथड है, बट स्टिल इसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे, तो इसको साइड करते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखे जाते हैं वो एक स्पेसिफिक टॉपिक से देखे जाते हैं, तो अभी तक आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू एस्टिमेट पॉपुलेशन वेरिएशन। दिस इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मीडियन, तो इसको तो सीधा कट कर देंगे यहाँ पे। मीडियन के साथ हम z टेस्ट भी, क्योंकि ये दोनों मीडियन एंड एज वेल एज हमारे पास इसके लिए यूज होते हैं, तो z टेस्ट और z टेस्ट को तो, मीडियन और z टेस्ट को तो एलिमिनेट कर देते हैं। अब दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, f टेस्ट और ची स्क्वायर टेस्ट। 90% जनता f टेस्ट करके आएगी, बट आप लोगों को पता होना चाहिए these do both of these tests are used to check the variance, sorry, these both f test as well as chi square test are used to measure the variance। अब यहाँ पे आपके पास एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, this f test is used to measure the variance between two individual populations, टू इंडिविजुअल। इसके लिए आपके पास दो इंडिविजुअल पॉपुलेशन होनी चाहिए। मास में अगर आपको काम करना है तो उसके लिए चाहिए आपको दैट इज ची स्क्वायर टेस्ट, नॉट द एफ टेस्ट। ठीक है, याद रखना, एफ टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द वेरिएंस बिटवीन टू इंडिविजुअल पॉपुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन प्लांट्स इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। ट्रांसलोकेशन इन ऑर्गेनिक मटेरियल बेसिकली फूड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। तो क्या वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, क्या वो ट्रांसपिरेशन पुल से होता है, क्या वो इम्बिप्शन थ्योरी से होता है, क्या वो मास फ्लो हाइपोथेसिस से होता है। अब ट्रांसपिरेशन पुल अगर आप लोगों को याद हो, दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम। तो इसको तो साइड कर देते हैं पहले, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की बात हो रही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हालांकि इसमें एनर्जी लगती है, बट दैट इज नॉट टोटली एक्सेप्टेड थ्योरी। इम्बाइबेशन थ्योरी नहीं सर, ये तो हमारी डिस्कार्डेड थ्योरी है। इम्बाइबेशन थ्योरी बोलती है कि जो हमारे पास वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज थ्रू द साइड्स से होता है, सॉलिड इससे होता है, बट इट इज़ ऑलरेडी प्रूवन कि हमारे पास जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है इट इज़ फ्रॉम जाइलम। तो इसको भी साइड रखते हैं। इसका आंसर होगा दैट इज बेटा मास फ्लो हाइपोथेसिस। अब मास फ्लो एक कॉमन लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल मास फ्लो का मतलब होता है कि आपकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक साथ में चलती है। मास फ्लो मतलब फॉर एग्जांपल आप एक पहाड़ पे हो और पहाड़ नीचे सरक रहा है, अगर थोड़ी सी भी मिट्टी नीचे गिरी तो उसी के साथ बहुत सारी मिट्टी नीचे आ जाती है, दैट इज मास फ्लो। मास फ्लो हाइपोथेसिस मींस आपके पास ट्रांसपोर्ट, इट इज बेस्ट एक्सप्लेन द ऑर्गेनिक मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन फ्लो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs of plant growth regulators and their function is mismatched। अब आपसे बेसिकली मिसमैच यानी कि बेसिकली आपसे यहाँ पे इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे कि इनकरेक्ट मेरे पास पेयरिंग किस में दी। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान में रखनी है बेटा, जब भी आप बायोलॉजी में करते हो, अगर आप किसी क्वेश्चन पे 1 मिनट लगा रहे हो तो मेक श्योर आपके एटलीस्ट 20 to 25 सेकेंड आपके क्वेश्चन रीडिंग में जाएगा। क्वेश्चन रीडिंग में वो पूछ क्या रहा है, बिकॉज अगर यहाँ पे करेक्ट की जगह IN भी लग गया पहले ना, करेक्ट की जगह IN भी लग गया पहले, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि वहां पे उसने करेक्ट नहीं फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी होगी। तो मेक श्योर आप पहले थोड़ा सा टाइम, एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टाइम आप क्वेश्चन पढ़ने में लगा, देन कम बैक टू द ऑप्शन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड देयर फंक्शन इज मिसमैच्ड। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ऑक्सिन्स, साइटोसिन्स एंड जिबरलिन्स। एक और हमारे पास कौन सा, साइटोकाइनिन्स, एंड एक और बच गया कौन सा, 4 प्रोमोटर्स है हमारे पास, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड ठीक है, दीज आर द प्रोमोटर्स। वेयर एज एब्सेसिक एसिड, एक और कौन बच गया, इथाइलिन। इथाइलिन मिक्स फंक्शन देता है, इट्स अ गैस, मिक्स फंक्शन देता है, बट मोस्टली उसके जो फंक्शन होता है दैट आर फ्रॉम प्रोमोटर साइड। ये जो एब्सेसिक एसिड होता है दिस इज इनहिबिटर,
तो ये आपको एक ओवरव्यू भी अगर आप रखोगे तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ऑक्सिन सर सेल प्रमोट सेल इलोंगेशन, यस बिल्कुल करेक्ट क्योंकि प्रमोटर है। एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यस सर इनहिबिटर है। साइटोकाइनिन डिले सेनेसेंस, यस सर क्यों प्रमोटर है, सेनेसेंस नहीं होने देगा। जिबरलिंस प्रमोट बड एंड सी डोरमेंसी, नहीं मिसमैच स्टेटमेंट, क्यों क्योंकि अगर ये बड डोरमेंसी को प्रमोट करेगा तो ये इनहिबिटर हो गया, बट अभी क्या बोला मैंने सर जिबरलिंस एक क्या है प्रमोटर। तो अगर आपके पास एक बेसिक ओवरव्यू रहेगा ना तो आपको चीजें आंसर सॉल्व करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज डी ऑप्शन, जिबरलिंस। दिस इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये मैच बिकॉज जिबरलिंस डू नॉट प्रमोट बड एंड सी डोरमेंसी। ये किसका फंक्शन है, ये एब्सिसिक एसिड का फंक्शन है बिकॉज इट इज अ इनहिबिटर नॉट अ प्रमोटर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the mobile electron carriers of photosynthesis? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वाटर से इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, उसके टाइम पे आपके पास H पॉजिटिव निकलता है, ऑक्सीजन निकलती है एंड एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो उसको कैरी कौन करता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ रखिए तो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास बेटा जो कि इलेक्ट्रॉन कैरी होते हैं दैट इज प्लास्टोक्विनोन एंड प्लास्टोसाइनिन। आपके सामने डायग्राम भी है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास PS2 से, ये देखिए प्लास्टोक्विनोन यहाँ पे आपके पास जब हम केमियोस्मोटिक थ्योरी पढ़ते हैं उस टाइम पे भी हमें पता है दैट बाहर से स्ट्रोमा से हमारे पास H पॉजिटिव लेके आता है और अंदर मैट्रिक्स में, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन, तो दीज टू आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन आवर फोटोसिंथेसिस। तो आंसर रहेगा दैट इज डी ऑप्शन, प्लास्टोक्विनोन एंड प्लास्टोसाइनिन। NADP साइटोक्रोमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इनका कोई रेलेवेंस नहीं है तो इसको डिस्कस करना यहाँ पे बेकार चीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C4 प्लांट्स यानी कि मेज जैसे प्लांट्स की बात हो रही है, इनिशियल कार्बन फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द सेल्स। अब आपको एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है दैट अगर बात कर रहा है यहाँ पे C3 प्लांट्स की, अगर C3 प्लांट्स की बात कर रहा है तो हमारे पास इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ पे होती है, मेसोफिल सेल्स। ठीक है, हमारे पास इनिशियल यहाँ पे कहाँ पे होती है, मेसोफिल सेल्स में। बट C4 प्लांट्स की बात भी की जाए अगर तो वहां पे भी हमारे पास दोनों में इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हमारे पास मेसोफिल सेल्स में ही रहती है। बट यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, इन C3 प्लांट्स, यहाँ पे मैं साइड में मेंशन कर रहा हूँ, C3 प्लांट्स में हमारे पास जो इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विद रुबिस्को। रुबिस्को इज अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। अब इतने साल तो साइंटिस्ट आधे टाइम पे कंफ्यूज ही रह गए कि जब ये रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तो हमारे को एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल मिलना चाहिए, बट यहाँ पे अल्टीमेटली इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, PGL। ठीक है, इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGL। बट अगर बात की जाए C4 प्लांट्स की तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट बाइंड्स विद रुबिस्को बिकॉज रुबिस्को इज एब्सेंट इन मेसोफिल सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स के पास रुबिस्को प्रेजेंट नहीं होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स के पास रुबिस्को नहीं होता है। रुबिस्को कहां पे होता है उसके पास, बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन तो करनी है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ये करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है तो इट गिव्स राइज टू अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास जो पहला सब दैट इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज C4 साइकिल। और यहाँ पे हमारे पास जो पहला ये होता है दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट इज C3 साइकिल। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे इन डिटेल तब इस पे अगर बात की जाएगी वापस। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, नाउ दिस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड यहाँ पे हमारे पास बंडल शीथ सेल्स में आता है और यहाँ पे जाके C3 साइकिल परफॉर्म करता है। बहुत ही प्यारी चीज़ है बेटा फोटोसिंथेसिस, मजा आता है इसको पढ़ने में। ठीक है, एनीवेज आंसर रहेगा इसका दैट इज मेसोफिल सेल्स। आपके सामने डायग्राम में आप देख भी पा रहे हैं हमारे पास ये जो फिक्सेशन हो रही है, जो C4 एसिड यानी कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन रहा है, ये कहाँ पे बन रहा है सर, ये बन रहा है मेसोफिल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, which of the following hormone is released by pituitary gland that causes contraction of smooth uterine muscles during animal parturition?
क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है जो कि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा के बेबी को बाहर निकालता है। ठीक है, इसके इंजेक्शन भी लगते हैं, इंजेक्शन भी लगते हैं जब आप लेबर वार्ड में जाओगे तो वहां पे फीमेल्स को एक स्पेसिफिक हार्मोन का इंजेक्शन लगता है, वही इसका आंसर। तो इसका आंसर है बेटा दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, these are the two hormones produced by posterior pituitary. Posterior pituitary also called as neurohypophysis, also called as neurohypophysis। दो हार्मोन्स रिलीज करता है, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हमारे पास कहाँ पे काम आता है, वैसोप्रेसिन क्या करता है सर, इट कंस्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स, इट कंस्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। कहाँ पे काम आता है सर, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन, ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन RAA मैकेनिज्म, तो उस टाइम पे वैसोप्रेसिन रिलीज होता है। ये क्या करता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। कब रिलीज होता है सर, जब हमारे पास देयर इज डाउनफॉल ऑफ GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उस टाइम पे हमारे पास वैसोप्रेसिन रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इसका नाम बोल रहे हैं, लैक्टिन, लैक्टिन लैक्टोज शुगर कहाँ पे होगी सर, मिल्क में। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है सर, इसका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन इन मेमरी ग्लैंड्स। याद रखना मिल्क प्रोडक्शन, क्वेश्चन में पूछा गया है मिल्क प्रोडक्शन, तो आंसर रहेगा प्रोलैक्टिन। अगर तुमसे पूछ लिया गया मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन पूछ लिया गया अगर मिल्क इजेक्शन, तो वो काम अगेन कौन करेगा सर, वो काम अगेन कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन, बिकॉज अल्टीमेटली मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तभी तो मिल्क बाहर निकलेगा। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन अगर तुमसे पूछा गया दैट इज प्रोलैक्टिन, बट अगर मिल्क इजेक्शन पूछा गया है दैट इज ऑक्सीटोसिन, एंड ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लव हार्मोन। इसीलिए आप अगर आप देखोगे मदर और बेबी के बीच में जो बाउंड रहता है दैट इज ड्यू टू दिस ऑक्सीटोसिन। ठीक है, डी ऑप्शन दैट इज गोनाडोट्रोफिन्स, ये तो आपका नाम ही बोल रहा है, गोनाडोट्रोफिन्स आपके पास किसके ऊपर एक्ट करेंगे, ये आपकी टेस्टिस और ओवरीज के ऊपर एक्ट करेंगे, FSH LH टाइप। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कट कर देते हैं, आंसर रहेगा इसका दैट इज ऑक्सीटोसिन। क्लियर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ यूट्राइन मसल्स, बेसिकली कौन सी इसकी बात कर रही है, ये बीच वाली मसल यानी कि मायोमेट्रियम की बात कर। ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर तो हमारे पास वहाँ पे साइक्लिक चेंजेस होके हमारे पास मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, मायोमेट्रियम की जाके आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होती है, तब जाके कहीं आपके पास ये पार्चुरेशन होती है। एंड इसके जब अगर फॉर एग्जांपल इफ अ फीमेल इज अनेबल टू डिलीवर इट्स बॉडी, तो वहाँ पे उसको जो इंजेक्शन लगता है दैट इज ऑल्सो ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि हमारे पास डिलीवरी जल्दी हो सके। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following, which among the following control the immune system response of human body and directly attack to kill infected cells and tumor cells। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कौन से सेल्स आपकी बॉडी में डायरेक्टली अटैक करते हैं एंड किल द इन्फेक्टेड सेल्स एज वेल एज ट्यूमर सेल्स। अब बेसिकली अगर आपसे वायरस सेल्स की बात की जाए तो वहाँ पे इंटरफेरॉन्स की बात की जाएगी, बट यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली अटैक करते हैं एंड किल द ट्यूमर सेल्स। अगर डायरेक्टली इन्फेक्शन की बात की जाए तो मैं मोनोसाइट स्टिक करता, बिकॉज यहाँ पे फेगोसाइटिक इनएक्शन है तो इनका काम मारना है। बट आपके पास ट्यूमर सेल्स की बात की जाए तो मोनोसाइट्स आपके ट्यूमर सेल्स को डैमेज नहीं कर सकते, अटैक नहीं कर सकते, तो मोनोसाइट्स तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। एरिथ्रोसाइट्स का कोई लेना देना है कि नहीं, RBCs का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, इसको पहले ही साइड करते हैं। बचते हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, B lymphocytes and T lymphocytes both are produced in bone marrow, both are produced in bone marrow, but जब उनकी मैचुरेशन होती है तो B lymphocytes की मैचुरेशन होती है आपकी बोन मैरो में ही रहती है, एंड T lymphocytes की मैचुरेशन आपकी जाके थाइमस में होती है, therefore they are called as T lymphocytes। हालांकि इनका फंक्शन डिफरेंट है। B lymphocytes की बात की जाए तो they are majorly involved in the production of antibodies, they are majorly involved in the production of antibodies, तो B lymphocytes भी एलिमिनेट करते हैं। आंसर बचेगा हमारे पास दैट इज T lymphocytes also called as helper T cells, ये killer T cells, helper T cells and killer T cells दो टाइप के सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए
तो दिस टी लिम्फोसाइट्स, एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस टी लिम्फोसाइट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। अभी जब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, बट आपको बेसिक बेसिक चीजें इसके बारे में याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट जो चीजें जहां से क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम रहती है। दैट इज टी लिम्फोसाइट्स आल्सो हेल्प इन ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो इसका आंसर रहेगा बेटा दैट, इसका आंसर अगेन मार्क कर दिया ना, दैट इज टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, नॉट मोनोसाइट्स, नॉट एरिथ्रोसाइट्स, नॉट बी लिम्फोसाइट्स, दैट इज टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे इसने ट्यूमर सेल्स मेंशन कर दिया तो हमें स्पेसिफिकली टी लिम्फोसाइट्स की बात करनी पड़ रही है। अगर इसने सिंपली बैक्टीरिया की बात की होती या किसी पैथोजन की बात की होती देन हमें बी लिम्फोसाइट या मोनोसाइट देखना पड़ता, बट डायरेक्टली यहाँ पे ट्यूमर सेल्स और इसकी बात की जा रही है, तो दैट इज टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लंग्स? लंग्स के बारे में, हमारे फेफड़ों के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? द एल्विलाई इन लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्जी नेचर ऑफ द लंग्स। यस, स्पॉन्जी मतलब जिसमें हवा भरी होती है, हमारे लंग्स में हवा भरती है, तो स्पॉन्जी नेचर एल्विलाई की वजह से ही है। द एल्विलाई इन द लंग्स आर लाइंड बाय फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स। यस, दैट इज व्हाई एपिथेलिया को, क्योंकि डिफ्यूजन करना है भाई ऑब्वियसली, वहां पे ब्लड कैपिलरीज के बीच में और इसके बीच में डिफ्यूजन करना, तो एपिथेलियल सेल्स तो चाहिए वहां पे, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। द लेफ्ट लंग हैज फ्यूअर लोब्स टू मेक रूम फॉर द हार्ट। हाँ जी। कार्डियक नॉच कहाँ प्रेजेंट होती है सर? लेफ्ट साइड में, ये है कार्डियक नॉच, तो इसके लोब्स भी ऑब्वियसली कम रहेंगे। The lungs are spongy and four-lobed comprises of 3 type of cells. 3 type of cells, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, बट 4-lobed नहीं। 5 लोब सर, अभी तो बात किया आपने, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड में दोनों डिफरेंट डिफरेंट लोब्स होते हैं। अभी हमने बात की कि लेफ्ट साइड हैज फ्यूअर लोब्स, अगर राइट साइड में देखेंगे हमारे पास तो 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इन्फीरियर लोब। बट हमारे पास लेफ्ट साइड में, मिडल साइड में तो आपके पास हार्ट बैठा हुआ, तो इस साइड सिर्फ सुपीरियर लोब होता है और इंफीरियर लोब होता है, नॉट मिडल लोब। तो बेसिकली कितने लोब हो गए हमारे पास टोटल? सर 5 लोब, नॉट 4 लोब्स। 3 टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन से होते हैं इसमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? क्लियर? एक बताता हूँ, मैक्रोफेजेस तो होते ही होते हैं, 2 बाकी 2 सेम ही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिसमैच स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यस सर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपकी बोमेन्स कैप्सूल में ही होती है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हेनलेज लूप, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिन बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड NaCl। हाँ जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब हेनलेज लूप का काम क्या होता है? सर पानी निकालना। पानी निकालना मीन्स, अब देखो हेनलेज लूप आपके पास क्या करता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, यहां से सिर्फ पानी बाहर निकल सकता है, सॉल्ट्स बाहर नहीं निकल सकते। वेयर एज द असेंडिंग लूप, यहां से पानी बाहर नहीं निकल सकता, यहां से सिर्फ सॉल्ट्स बाहर निकल सकते। ठीक है, तो ये कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन बढ़ाता है बाय रीअब्सॉर्बिंग वाटर एंड NaCl। अब लेटर से हमारी बॉडी में पानी तुम लोगों ने कम पिया, इसलिए तुम लोग नोटिस करोगे जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारे हेनलेज लूप क्या करेगा? पानी को निकाल देगा। कहां से? यूरिन से। अब बहुत एक चीज आप याद रखोगे कि पानी निकल गया कहां से? यूरिन से, तो यूरिन की कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी? बढ़ जाए, क्योंकि आपने पानी निकाल दिया। आप सॉल्यूशन से, यूरिन इज बेसिकली सॉल्यूशन, आपने सॉल्यूशन से आपने सॉल्वेंट बाहर निकाल दिया, यानी कि पानी बाहर निकाल दिया, तो कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बाय रीअब्सॉर्बिंग वाटर एंड NaCl। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अब यहाँ पे एक और बोनस पॉइंट, longer is the loop of Henle, more concentrated will be the urine, as it is observed in camels and kangaroo rats, जो हमारे desert animals है। ठीक है, distal convoluted tubule, reabsorption of glucose and amino acids from the urine, reabsorption of glucose and amino acids from urine। ठीक है, proximal statement को बाद में देखते हैं। proximal convoluted tubule, maximum reabsorption of sodium and potassium from urine, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम फ्रॉम यूरिन। अब यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट थोड़ी सी ये रह जाती है, वापस देखते हैं इनको। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि बाद में आता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम यूरिन, ये स्टेटमेंट मेरे को गलत लग रही है। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम फ्रॉम यूरिन।
नहीं, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ठीक है, आंसर होगा इसका दैट इज डी ऑप्शन, प्रॉक्सिमल कॉलम रेटिट्यूब्यूल, बिकॉज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम अकर्स फ्रॉम, सॉरी पीसीटी से ही होती है। ठीक है, आंसर रहेगा इसका दैट इज बेटा सी ऑप्शन, बिकॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम यूरिन आपकी कहाँ पे होती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज की बात की जा रही है, ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन आपकी पीसीटी से होती है, नॉट फ्रॉम द डीसीटी। ठीक है, ग्लूकोज की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन आपके पास कहाँ पे होती है, पीसीटी से होती है, नॉट फ्रॉम द डीसीटी। ये देखो यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे पीसीटी है, तो पीसीटी के अगर आप देखें तो मैक्सिमम ये न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज की बात की जाए तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर्स फ्रॉम द पीसीटी, नॉट फ्रॉम द डीसीटी। डीसीटी की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टिव सिक्रीशन होती है, आपकी बॉडी में कुछ एक चीज है जो बॉडी को लगता है कि बाहर फेंकनी है, वो वहां पे फेंकता है डीसीटी से, नॉट द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन तो मैक्सिमम जो प्रोसेस है इट अकर्स फ्रॉम द पीसीटी, नॉट फ्रॉम द डीसीटी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following three criteria have been used to recognize the Indo-Burma region of Western Ghats as hotspot of biodiversity? अब हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया जो कि रिजर्व्ड होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, वहां पे आपकी जो ह्यूमन इंटरवेंशन होती है वो मिनिमम रहती है। ठीक है, तो लार्ज एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट होना चाहिए उसके पास, नहीं सर। हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी होनी चाहिए, यस सर। हाई रेट ऑफ एंडेमिज्म, यस सर। बोटेनिकली इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज, नहीं, वो तो हम फिर वहां पे क्यों रखेंगे। ठीक है, थ्रेटन्ड हैबिटेट विद डिस्ट्रक्शन, यस ये रखेंगे। ईयर राउंड बायोएबिलिटी ऑफ फूड, नहीं। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ कोई ऑप्शन है हमारे पास, यस सी ऑप्शन। बेटा बी स्मार्ट अबाउट योर सिलेक्शन। अब अगर आपको हॉटस्पॉट बनाना है किसी जगह पे तो आपको खुद देखना है, मैंने ये पूरी लाइन नहीं पढ़ी, इंडो बर्मा रीजन कहाँ, वेस्टर्न घाट। अब मैंने एक लाइन पढ़ी कि मेरे को अगर हॉटस्पॉट चाहिए बायोडाइवर्सिटी के लिए तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सर लार्ज एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़रूरी थोड़ी, नेशनल पार्क क्यों ना बना लो मैं उसको। हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, यस सर ये पॉइंट होना चाहिए, तभी उसको कंजर्व करके फायदा है। रेगिस्तान तो कंजर्व करने जाऊंगा नहीं क्योंकि हाई एरिया, तो वहाँ पे भी है स्पीसीज डाइवर्सिटी का। हाई रेट ऑफ एंडेमिज्म बिल्कुल होना चाहिए। एथनोबॉटिकली इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज, हाँ ठीक है इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लांट स्पीसीज के लिए एक पूरा स्पेसिफिक एरिया रिजर्व कर दिया। ठीक है, थ्रेटन्ड हैबिटेट विद डिस्ट्रक्शन, यस तभी उसको कंजर्व करके फायदा। ठीक है, ईयर राउंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एनिमल्स, दिस इज नॉट एन नेसेसरी फंक्शन, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ डाइवर्सिटी इन लास्ट 2 सेंचुरीज। अब यहाँ पे एक चीज ये बहुत बहुत मेंशन कर दी इसने, लास्ट 2 सेंचुरीज, क्योंकि अगर बात की जाए 19 इसकी बात की जाए 80s के 50 के आसपास, 1950s के आसपास, तो वहां पे अगर आपकी बात की जाए तो मैक्सिमम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ ड्यू टू ह्यूमन हंटिंग। ठीक है, हमने ह्यूमन हंटिंग करके बहुत सारे स्पीसीज की डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया था, जैसे टाइगर्स बहुत ज़्यादा हंट किए थे उस टाइम पे, डोडो एक्सटेंड कर दिया हमने। ठीक है, दैट इज ड्यू टू, बट यहाँ से आपने लास्ट 2 सेंचुरीज की बात की जाए तो ओवर एक्सट्रैक्शन, तो अगर फिर उस हिसाब से बात की जाए तो ये होना था इसका आंसर, बट इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा दैट इज बेटा सी ऑप्शन, दैट इज अल्टरेशन ऑफ हैबिटेट्स। अगर आपने देखा ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमंस ने क्या किया बेसिकली, आपने किसी जगह पे आप चले गए, ठीक है किसी जगह पे आप चले गए, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आप चले गए अमेजोन में घर बनाने, और वहां पे सांप आ गया आपके घर के अंदर, तो आप ये नहीं बोल सकते वहां पे कि सांप मेरे घर में घुस गया, नहीं, सांप आपके घर पे नहीं घुसा, आप सांप के घर में घुसे। तो आप ये चीज समझ रहे हो, वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन आ गई वहां पे। तो हमने बेसिकली, अब आप क्या करो, आप वहां पे 100-200 लोग ले जाओ और वो एक पूरा स्पेसिफिक एरिया कब्जा कर ले वहां पे, और वहां पे जो भी स्पीसीज थे उसको मार दे, तो आपने बेसिकली उनका जो जहां पे वो रह रहे थे, आपने उनकी हैबिटेट उसको डिस्ट्रॉय कर दी, तो वहां पे वो स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट होगी दैट्स ऑन यू। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज अल्टरेशन ऑफ हैबिटेट। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ग्लोबल वार्मिंग इससे जरूर बढ़ी है, बट डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी स्पीसीज यहाँ से लॉस हो गई है। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज टू न्यू इकोसिस्टम, हालांकि कुछ एक एग्जांपल्स इसके भी हैं, बट इट डज नॉट मीन कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस इसकी वजह से हुआ है। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स ऑन द गैलापागोस आइलैंड, जो आपका बहुत क्लासिक एग्जांपल है, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज। ठीक है, ओवर एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज इन नेचर, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन तो नहीं होना चाहिए था, शुड बी हैव बीन एक्सप्लॉयटेशन, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है गलतियाँ, कमीशन वाले भी आदमी है, भगवान नहीं है। ठीक है, अल्टरेशन ऑफ हैबिटेट शुड बी आवर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट आंसर,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। अब इससे बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉपुलेशन और इंडिविजुअल में आपके पास क्या फर्क है, ठीक है, कौन सी आपकी फॉलोइंग चीज डज नॉट अप्लाई टू अ इंडिविजुअल बट कैन अप्लाई टू अ पॉपुलेशन। वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है इससे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। नेटेलिटी, यस सर। बर्थ रेट। मोर्टेलिटी, यस सर। डेथ रेट। सेक्स रेशियो, यस सर। हमारे हिमाचल का स्पेसिफिक सेक्स रेशियो है 1 2 3। हाँ जी, नहीं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, देख लेना बेटा, आंसर में बताओ। आंसर आएगा इसका दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज ये तो बेसिकली आपका स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन मीन आप लेयरिंग करना किसी भी चीज़ की, आपने इसकी लेक्स के जोन की लेयरिंग कर दी, स्ट्रैटिफिकेशन कर दी, सर ये बेंथिक जोन, ये फलाना जोन, ये वो जोन। सिमिलरली आपने अर्थ की लेयरिंग कर दी, सर ये वाला आपका सबसे ऊपर वाला जोन, सबसे नीचे वाला, तो दैट हैज does not have anything to do with population। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज डी ऑप्शन, स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज। टीक, टीक एक आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं श्रब्स को तो स्क्रब्स को तो थॉर्न फॉरेस्ट को तो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ क्योंकि टीक इज नॉट अ थॉर्न। मैंग्रोव भी नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाए। स्मार्ट एलिमिनेशन करनी बेटा, हमेशा कभी भी क्वेश्चन कर रहे हो यूज एलिमिनेशन मेथड कि कौन से दो ऑप्शन नहीं है उसके बाद दिमाग लगाओ अगले, ठीक है। अब जिस किसी को पता है टीक इज अ डेसिडुअस, टीक इज अ डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो आंसर साफ दिखता है दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, नॉट ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एवरग्रीन क्या रहते हैं, जो पूरी साल हरे भरे रहते हैं, खिले फले रहते हैं हमारी तरह, ठीक है। डेसिडुअस क्या होते हैं, जो मौसम आते ही रंग बदल देते हैं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल फॉरेस्ट्री रेफर्स टू, सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल आजकल बहुत वर्ड है जिसको मैं बताऊँ बायोलॉजी में बेटा, जिसको टर्मिनोलॉजी आती है ना उसको सब कुछ आता। सोशल मीन्स सामाजिक, सोशल वर्कर, सोशल मीडिया, सोशल ये, सोशल वर्कर मीन्स जो क्या करता है, समाज सेवी होता है, ठीक है। तो वो किसकी सेवा करता है, समाज सेवी आप कहाँ मिलेंगे, जो कि आपके हॉस्पिटल में जाके सेवा दे रहा है, जो कि आपके आप फ्री में लंगर लगा रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली तो सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स वो क्या करेगा, ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स वो क्या करेगा, एक सोशल जगह पे क्या लगाएगा, फॉरेस्ट लगाएगा। तो आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रोइंग फ्रूट एंड ट्रीज टुगेदर टू अ प्राइवेट लैंड। अब प्राइवेट लैंड पे अपनी जमीन पे उगा रहा है तो इसमें सोशल काम क्या कर रहा है भाई, है, कल को बोलेगा मेरी जमीन पे मैंने पौधे लगाए, तो ये तो नहीं होगा। मैनेजमेंट ऑफ टिम्बर यील्डिंग स्पीसीज बाय कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, अगेन प्राइवेट लैंड आ गई, तो यहाँ पे भी कोई लेना देना नहीं हुआ, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑर्किड्स ऑन प्राइवेट लैंड, नहीं सर, सोशल वर्कर थोड़ी ना हुआ आप, सोशल वर्कर के लिए तो आपको सरकारी होना पड़ेगा। ग्रोइंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजुअल प्लांट स्पीसीज ऑन गवर्नमेंट ओन लैंड, यस, सरकारी काम जहाँ पे आ गया ना वहाँ पे सोशल काम आए, ऐसे थोड़ी ना आप सोशल काम कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीसीज हुज प्रेजेंस और एब्सेंस or abundance reflects the environment condition that serve early warning mechanism by their appearance or disappearance, this is best description for। अब यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी कुछ भी चीज़ों से या उनकी प्रेजेंस आ रही है वहाँ पे या उनकी एब्सेंस आ रही है या बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारे पास एनवायरनमेंट में चेंजेस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, लाइकन्स। लाइकन्स हमारे पास आर द गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब जहाँ पे आपके पास एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे आपके पास अगर लाइकन्स नहीं होंगे दैट मीन्स वहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ पे लाइकन्स शुरू हो रहे हैं दैट मीन्स वहाँ पे एयर पॉल्यूशन कम है। अगर लाइकन्स बहुत ज़्यादा है सर वहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ही कम, ठीक है। दैट इज बेसिकली, तो इन स्पीसीज को बोला जाता है बेटा सेंटिनेंटल स्पीसीज, ठीक है। क्या स्पीसीज बोला जाता है उनको, सेंटिनेंटल स्पीसीज, जो कि आपके पास स्पेसिफिकली किसी इसकी जगह पे होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आपके फेसबुक पे बहुत ज़्यादा चल रहा था कि वो 5G टावर्स आ गए तो वो छोटी वाली चिड़िया थी वो गायब होगी, तो दैट कैन बी ऑल्सो बी कैन सेड एज सेंटिनेंटल स्पीसीज। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज सेंटिनेंटल स्पीसीज। बाकी स्पीसीज के बारे में आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे बाकी स्पीसीज का क्या क्या मतलब है, कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, फाउंडेशन स्पीसीज क्या होती हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज बता ही देता हूँ यार। फ्लैगशिप स्पीसीज शाहरुख खान वाली स्पीसीज जिनको ज़्यादा मीडिया अटेंशन बनती है, टाइगर्स, पैंडास, दे आर फ्लैगशिप स्पीसीज, ठीक है। फाउंडेशन स्पीसीज बेसिकली क्या स्पीसीज होती हैं जहाँ पे किसी जगह पे वो सबसे पहले वहाँ पे आती हैं, फाउंडेशन स्पीसीज। फॉर एग्जांपल आपके पास कैल्प्स हो गए,
कोरल रीफ्स हो गए, वहाँ पे सबसे पहले किसी भी उसकी फाउंडेशन ये रखते हैं, दैट इज फाउंडेशन स्पीसीज। अब की स्टोन स्पीसीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज की स्टोन स्पीसीज। ठीक है, आंसर मैंने बता दिया, दैट इज सेंटिनल स्पीसीज। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ गिवन एनवायरनमेंट इज लीस्ट डिपेंडेड अपॉन। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी मीन्स आप कितना बोझा ढो सकते हो। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी आप कितना बोझा ढो सकते हो, बट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल शिमला की बात करते हैं, शिमला में लेटेस्ट से बंदों की कैपेसिटी है वहाँ पे 2 लाख बंदा, तुमने वहाँ पे घुसाड़ दिया 2 करोड़ बंदा, तो वहाँ पे 2 करोड़ बंदा थोड़ी ना सर्वाइव कर पाएगा, बिकॉज उसकी कैरिंग कैपेसिटी ही नेचर की कितनी है, कैरिंग कैपेसिटी ही नेचर की कितनी है, 2 लाख। अब वहाँ पे अगर बात की जाए तभी सरकार ने नए घर नए पार्किंग बनाना के लिए परमिशन ही बंद करवा दी। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है, जहाँ पे आप बनाओगे वो ढह जाएगा। बिकॉज शिमला एक ऐसी जगह है जहाँ पे इसकी कैरिंग कैपेसिटी ही आपने स्टार्टिंग में कितनी सेट कर दी सर, नेचर की 2 लाख। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बस है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी है 40 बंदे, 40 सीटर बस है, ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ मरोड़ के आप 60 बंदे घुसा पाओगे, 100 बंदा थोड़ी ना बस में घुसा दो, बिकॉज कैपेसिटी ही उसकी कितनी थी सर, 40। तो कैरिंग कैपेसिटी मीन्स कितना वो कैरी कर सकती है। एक नेचर की हमारे पास एक स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी होती है। और मैं एक बहुत ही प्यारी चीज़ बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन आपके पास अभी मैं पंजाब इसमें भी करवा रहा था पीजीटी बायोलॉजी में, तो उसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, दैट मीन्स ये रिपीटिंग क्वेश्चन। एनीवेज कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गिनर एनवायरनमेंट इज लीस्ट डिपेंडेंट, मीन्स किस पे डिपेंड नहीं करेगी, करेगी तो बहुत कम करेगी। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल बिल्कुल करेगी सर, डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो आपके पास कैसे आपके पास रिसाइकलिंग होगी। अवेलेबल एनर्जी, हाँ जी सर, जितनी ज़्यादा हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतनी ज़्यादा हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, उतने ज़्यादा टर्शियरी कंज्यूमर। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर, हाँ जी सर बिल्कुल, इसके ऊपर भी करेंगे, जितना ज़्यादा खाना होगा उतना ज़्यादा, अगेन जैसे मैंने बताया उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, जितना ज़्यादा खाना होगा, ऑब्वियस सी बात है, बस में जितनी ज़्यादा सीटें उतनी ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी। डेली टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, फर्क पड़ेगा बट बहुत कम पड़ेगा, यही और हमसे पूछ रखा है। लीस्ट कैरिंग कैपेसिटी किसके पास होगी? लीस्ट कैरिंग कैपेसिटी हमारे पास रहेगी डेली टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। ठीक है सर, बस में एसी भी नहीं है, चल पड़ेगा। ठीक है, एसी भी नहीं है, चल पड़ेगा, एटलीस्ट पहुंच तो जाएंगे। दैट इज व्हाट इट इज मेंट बाय हियर, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ गिवन एनवायरनमेंट इज लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन डेली टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट बेटा टुडेज वीडियो। बेसिकली हमारे पास 2 दिन और लगेंगे इस 2024 के पेपर को डिस्कस करने में, बट अगेन इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। इतने डेप्थ में आई डोंट थिंक सो और कोई आप लोगों को बता पाएगा। तो मेक श्योर यू गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। बाकी अगर 2016 का पेपर भी अगर डिस्कस करना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड देन विल लुक इट, बट सिलेबस पुराना है तो बट सी लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। तो सी यू गाइज सून, हैव अ गुड डे, जय हिंद।